नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो ऐसा हम कामना करते हैं। दोस्तों, नव वर्ष खुशियों भरा हो। दोस्तों, इसलिए नव वर्ष में जितनी भी परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है उनमें आप अधिक से अधिक भाग लें और अपने जीवन को सुनहरा भविष्य प्रदान करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के साथ साथ इस वर्ष और भी कई प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जीव विज्ञान भाग 1 में आप 100 प्रश्नों को देखेंगे, तो आप इस प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। वीडियो एक बार 2 बार देखें और पूरा देखें। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे समय समय पर आपको नया नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। दोस्तों, यह वीडियो खासकर मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन MP सरकार करा रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आप उसमें हर प्रकार के वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जीव विज्ञान में मानव शरीर में कार्य पद्धति के विषय में प्रश्नों का समावेश हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड, DV, GD, यांत्रिकी, TGT, PGT, रेलवे, बैंक PO, इसके अलावा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आगे होने वाली हैं, उन सब के लिए जीव विज्ञान के ये महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अब आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न पेश किए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आप जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे, जो लगभग 100 क्वेश्चन होंगे और मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, साथ ही और अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आप मानव शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। दोस्तों, आगे का प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। दोस्तों, यहाँ मैं इस वीडियो में ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूँगा। समय अभाव की वजह से मैं डायरेक्ट आंसर ही पढ़ता जाऊँगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियाँ होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आप देखेंगे, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो सबसे मजबूत जो अस्थि होती है शरीर में, वो है जबड़े में। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 में आप देख रहे हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। ये कान के पीछे पाई जाती है। दोस्तों, 7वां प्रश्न में आप देख रहे हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। दोस्तों, फीमर ये कहाँ पर होती है? ये जिसे जांघ की हड्डी भी कह सकते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 में आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर टिबिया, ह्यूमरस, फीमर और फिबुला है। तो यहाँ पर ह्यूमरस जो है वो मानव की पैर की हड्डी नहीं है। बाकी तीनों मानव के पैर की हड्डी हैं, जैसे टिबिया,
फीमर और फिबुला ये मानव के पैर की हड्डियां हैं, जबकि ह्यूमरस ये मानव के पैर की हड्डी नहीं है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 में आप देख रहे हैं कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों ऊपरी भुजा में ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 10 में आप देख रहे हैं मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है तो संरंध्री होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो संरंध्री होती है, ना तो वो खोखली होती है, ना ठोस होती है, ना कीलक होती है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 में आप देख रहे हैं टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 12 में आप देख रहे हैं मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है। तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 में दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। तो कैल्शियम व फास्फोरस है। कौन से हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। प्रश्न नंबर 14 में देख रहे हैं वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती हैं। तो कैल्शियम की कमी से हो जाती हैं। दोस्तों आगे का प्रश्न आप देख रहे हैं अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में होता है। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है तो कौन जोड़ता है। टेंडन जोड़ता है। टेंडन क्या करता है? अस्थियां और पेशियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो दोस्तों जीवन काल में 20 वर्ष की उम्र तक दोनों दांत विकसित हो जाते हैं। पहले दूध के दांत होते हैं, उसके बाद स्थायी दांत आ जाते हैं। तो लगभग 20 वर्ष की उम्र में 2 बार दांत विकसित होते हैं। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। दोस्तों तो छोटी आंत में होता है। प्रश्न नंबर 19 में आप देख रहे हैं कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो मुख, जैसे ही अपन खाना मुख में रखते हैं तो वहीं से खाना पचना स्टार्ट हो जाता है। जैसे दांतों से चबाते हैं और लार के द्वारा उसको गीला हो जाता है तो मुख से ही खाना पचना प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो मानव की पाचन नली लगभग 32 फुट लंबी होती है। दोस्तों प्रश्न नंबर 21 में आप देख रहे हैं मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो टायलिन के द्वारा होता है, इसको लार बोलते हैं। प्रश्न नंबर 22 पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों यकृत, पित्ताशय और आंत ये पाचन तंत्र के हिस्सा हैं, जबकि कार्निया हिस्सा नहीं है, ये आँख में पाया जाता है। कॉर्निया। दोस्तों आगे का प्रश्न आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 23 शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्यों होते हैं। क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, इसलिए ये एंजाइम के लिए आवश्यक होते हैं। प्रश्न नंबर 24 है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है। तो दोस्तों रेनिन कहलाता है। रेनिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 26 है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों टायलिन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 में आप देख रहे हैं पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। तो दोस्तों एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो दोस्तों लार स्टार्च पाचन में सहायक होती है। प्रश्न नंबर 29 में आप देख रहे हैं मानव
के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, ये X है क्या? तो दोस्तों ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दोस्तों प्रश्न नंबर 30 पर हम आ चुके हैं। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत में किया जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 31 में आप जैसा देख रहे हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। प्रश्न नंबर 32 में आपके सामने प्रश्न है, उत्तर भी है। तो दोस्तों आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। क्यों? क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। मक्स इसको बोलते हैं। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण का कार्य करता है? तो दोस्तों यकृत जो है वो पचे हुए भोजन को, जिसमें मौजूद विषैले पदार्थ हैं, उसका चूषण का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 34 है, पेप्सन है क्या है? एक एंजाइम है दोस्तों, एंजाइम पेप्सन एंजाइम कहलाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 35, पेप्सन बदल देता है, किसमें क्या बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सन बदल देता है, किसको बदलता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तन कर देता है। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो दोस्तों एमिनो अम्ल में परिवर्तन हो जाते हैं। कौन परिवर्तन हो जाता है? प्रोटीन पाचन क्रिया के समय एमिनो अम्ल में परिवर्तन हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 37 आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत जो है वो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। प्रश्न नंबर 38 में आप देख सकते हैं, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो दोस्तों यकृत, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 39 में आप देख रहे हैं, पित्त वाइल जमा होता है, कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में पित्त जमा होता है। प्रश्न नंबर 40 में आप देख रहे हैं, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो वसा का पायसीकरण, इमल्सीकरण जिसे कहते हैं, ये उसका महत्वपूर्ण कार्य है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? वसा का पायसीकरण करना। दोस्तों प्रश्न नंबर 41 आपके सामने है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो दोस्तों हार्वे ने किया था। 42 प्रश्न में आप देख रहे हैं, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। प्रश्न नंबर 44 में आप देख रहे हैं, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 45 में आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब, ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनी को कहते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 46, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों सोते समय रक्त दाब घटता है। 47 में आप देख रहे हैं, रुधिर दाब ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है, तो जिससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है उस यंत्र का क्या नाम है? तो दोस्तों स्फिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 48 में आप देख रहे हैं,
जार्विक सेवन है। जार्विक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय है, यानी जिसको मानव द्वारा बनाया गया हृदय कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? जार्विक सेवन। 49 प्रश्न आपके सामने है। लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो लब डब ध्वनि हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 50 में आप देख रहे हैं, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो दोस्तों 0.8 सेकेंड का समय लगता है। प्रश्न नंबर 51, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, यानी 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है, यानी 72 बार। 52, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। प्रश्न नंबर 53 में है, आप देख सकते हैं, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो दोस्तों नाड़ी दर धमनी से नापा जाता है। प्रश्न नंबर 54 में आप देख रहे हैं, एक किशोरावय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120 से 80 के बीच में mmHg होता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 55 में आप देख रहे हैं, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 56 में आप देख रहे हैं, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो पूरे जीवन काल में मनुष्य का हृदय 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करने का काम है, यानी मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग स्टेशन की तरह। प्रश्न नंबर 58 में आपके सामने ये प्रश्न है, शरीर की विशालतम धमनी, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो एआर्टा सबसे विशालतम धमनी है। प्रश्न नंबर 59, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों शरीर के वजन का 7%। प्रश्न नंबर 60, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है? तो दोस्तों 5 से 6 लीटर रक्त का आयतन होता है। 61, प्रश्न नंबर 61 में आप देख रहे हैं कि मानव हृदय का pH मान क्या है? तो 7.4 है। प्रश्न नंबर 62 में आप देख रहे हैं, मानव शरीर में हृदय बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली या प्लीहा इसको बोलते हैं, ये हृदय बैंक का कार्य करता है। 63 में, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो दोस्तों 91 से 92%। 64, रक्त में पाया जाने वाला धातु है? तो दोस्तों लोहा रक्त में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 65 है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? दोस्तों तो फेफड़ों में भी होता है, यकृत में होता है और किडनी में भी होता है। तीनों जगह पर दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। प्रश्न नंबर 66, कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये सही है दोस्तों। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। प्रश्न 68 में आप देख रहे हैं, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है दोस्तों? लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। दोस्तों प्रश्न नंबर 70 में आपने देख रहा, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फैलाना है। दोस्तों प्रश्न नंबर 71 में है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। 72 प्रश्न में आप देख रहे हैं, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो फुफ्फुस सिरा जो है
वो रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं। प्रश्न नंबर 73 में आप देख रहे हैं, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाओं के द्वारा रक्त को ऑक्सीजन द्वारा ले जाया जाता है। रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। यानी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा सही रहे, इसके लिए रक्त का संचार पूरे शरीर में होना चाहिए। 74 में आप देख रहे हैं, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो हेपेरिन के कारण मनुष्य के शरीर में रक्त का जमाव नहीं होता है। 75 प्रश्न में आप देख रहे हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है तो क्या कहलाता है? प्लीहा कहलाता है। 76 में आप देख रहे हैं, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है। 77 में आप देख रहे हैं, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? तो एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं। 78 प्रश्न में आप देख रहे हैं, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 79 में आप देख रहे हैं, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 80 में आप देख रहे हैं, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन, यानी 4 महीने मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं जीवित रहती हैं। प्रश्न नंबर 81 में आपके सामने जो प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। प्रश्न नंबर 82 है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, सफ़ेद रक्त कण, इसको WBC का मुख्य कार्य क्या है? सफ़ेद रक्त कणिका को WBC भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। प्रश्न नंबर 85 आपके सामने है दोस्तों, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? दोस्तों, न्यूट्रोफिल्स रक्त कणिका रुधिराणुओं में अधिक होती है। श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स अधिक होती है। प्रश्न नंबर 86 है दोस्तों, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो दोस्तों, WBC प्रारंभ करता है। ये एक सुरक्षा गार्ड की तरह होते हैं। जैसे ही कोई शरीर के अंदर कोई विजाती तत्व प्रवेश करता है तो WBC उसको प्रतिरोध करते हैं और उसको नष्ट करने का कोशिश करते हैं। इसी को हम रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, 87 में रक्त समूह के खोजकर्ता किसको कहा गया है? यानी ये श्रेय किसको गया है? रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर को रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कहा जाता है। RH फैक्टर का पता लगाया किसने लगाया? तो RH फैक्टर का पता लैंड स्टीनर तथा बेयनर ने लगाया। 89 प्रश्न में आप देख रहे हैं, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो AB वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। प्रश्न नंबर 90 में आप देख रहे हैं, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो AB दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। AB रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो B रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। प्रश्न नंबर 92 में आप देख रहे हैं, प्रत्यजन एक ऐसा पदार्थ है जो विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो विष से बचाने का काम करता है। प्रश्न नंबर 93 में आप देख रहे हैं, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है?
तो दोस्तों प्रश्न नंबर 93 में एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? प्रतिकूल वातावरणीय दशा में। अगर गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी को संतुलित करने के लिए एंटीबॉडी का प्रयोग किया जाता है। अगर सर्दी ज़्यादा है तो सर्दी को बचने के लिए एंटीबॉडी का मुख्य कार्य होता है। इसी तरीके से 94 में आप प्रश्न देख रहे हैं, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो दोस्तों RH फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो RH+ पुरुष तथा RH- महिला, ये विवाह के योग्य नहीं है। प्रश्न नंबर 96 में आप देख रहे हैं, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोलिस कहा जाता है। किसके कारण होता है? पिता का RH तथा माता का, पिता का +RH माता का RH- होना, इसके कारण बच्चा गर्भ में ही उसको थक्का जम जाता है। तो दोस्तों इससे गर्भाशय में ऐसा होने से मादा को मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। तो निम्नलिखित कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रहता है? यानी इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबके ब्लड को ग्रहण कर सकता है, सब ब्लड ग्रुप को ग्रहण करता है। तो AB है जो सब प्रकार के ब्लड ग्रुप को ग्रहण कर सकता है। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके रक्त में पित्तपिंड का अभाव होता है। प्रश्न नंबर 99 में आप देख रहे हैं, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वत्र दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? तो दोस्तों O ग्रुप को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। वीडियो का अंतिम प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 100, रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो केवल O रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है। तो दोस्तों ये 200 महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये परीक्षा उपयोगी हैं। आप इसको अच्छे से याद कर लें। ये वीडियो को 1-2 बार पुनः देखें जिससे वो अच्छे से याद हो जाएंगे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।